दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रवि शुक्ला और आज हम बात करने के लिए आए हैं कोरोना, लॉकडाउन और शराब। कोरोना एक महामारी, जिस महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक एक व्यक्ति अपनी जद्दोजहद कर रहा है। और इसके बीच में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद में लॉकडाउन 1, 2 और 3 हुआ। अभी हम लॉकडाउन 3 से गुजर रहे हैं। तब हमारी संख्या 300 थी, 300 के आसपास थी तब हमने लॉकडाउन शुरू किया और आज हमारी संख्या 46,000 प्लस है। और ऐसी सूरत में हमारा कोरोना लॉकडाउन के साथ में शराब को किस तरीके से उसे बेचने के लिए परमिशन दे दी गई, उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए छोटी मोटी थोड़ी सी बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हरिवंश राय बच्चन ने कितनी सुंदर सी बात कही कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंदर की ज्वाला। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंदर की ज्वाला। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। सब मिट जाएं, सब मिट जाएं, बना रहेगा सुंदर साकी यम काला। सूखे सब रस बने रहेंगे किंतु हलाहल औहाला। धूमधाम और चहल पहल के स्थान सभी सुनसान बने। जगह करेगा अविरत मरघट और जगह करेगी मधुशाला। जगह करेगा अविरत मरघट और जगह करेगी मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन ने इसे आज से कई सदियों वर्ष पूर्व लिख दिया, सदियों नहीं कई दशकों पूर्व लिख दिया कि मरघट और मधुशाला इस समाज से कभी खत्म नहीं हो सकते। शशांक जी मेरे साथ जुड़े हैं, जनार्दन काटकर सर हैं। सर नमस्कार, प्रणाम। शशांक भाई नमस्कार। हमारा मुद्दा यह है कि कल तक जो मधुशाला, जो शराब, जो ड्रिंक करने के बाद आप कहते थे कि शराब यौन हिंसा की सबसे बड़ी वजह है, घरेलू हिंसा की सबसे बड़ी वजह है। समाज में जितनी भी अलग अलग प्रकार की हिंसाएं होती हैं, उन सभी हिंसाओं की सबसे यदि पहली वजह कोई है तो हम उसे शराब को मानते थे। यदि कहीं पर बलात्कार हुआ, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ, यदि कहीं पर घर पर कोई हिंसा हुई है, पति ने पत्नी को पीटा है, पत्नी ने जाकर के पुलिस स्टेशन में यदि शिकायत दर्ज कराई है, तो हम पति के सबसे पहले शराबी होने का पता लगाते थे। और आज ये देश की सरकार, इस देश की व्यवस्था आज कितने खुले रूप में इस बात को स्वीकार कर रही है कि जो शराब कल तक हमारे समाज को खराब करती थी, हमारे समाज को दिशा भ्रमित करती थी, इस समाज को नए डायरेक्शन पर ले जाती थी, समाज को हिंसक बनाती थी, समाज को पथभ्रमित और दिग्भ्रमित करती थी, आज वही शराब इस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती या मजबूरी नहीं कह सकते, उसका प्रमाण हो गई है। क्या शराब को जीवन की इतनी बहुमूल्य धरोहर मान लेना उचित है? इस देश की हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक बात नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीतिक टीका टिप्पणी करने नहीं आए हैं, लेकिन मेरे पास में एविडेंस है। मेरे पास में 5 अक्टूबर 2017 की वो रिपोर्ट है जिस पर आप अभी गूगल करेंगे और सिर्फ इतना लिखिए आप गूगल पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शराब के बारे में कहा। सिर्फ इतना लिखते बराबर आपके सामने दिखाई देगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, 5 अक्टूबर 2017 को यह कहा था कि यदि इस देश का युवा शराब नहीं छोड़ता तो इस देश के युवा को अगले 25 वर्षों में, यानी अगले 25 साल में यह समाज तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, इस देश के नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 5 अक्टूबर 2017 को, सौरभ भाई स्वागत है, नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि इस देश का युवा यदि शराब पीना नहीं छोड़ेगा तो आप यकीन करिए कि अगले 25 वर्षों में हम इस देश को शराब मुक्त नहीं कर पाए तो हम तबाह हो जाएंगे समाज को। कल तक हमारा जो समाज शराब को हाथ लगाने के लिए डरता था,
कल तक हमारा समाज जिस शराब को गंदा कहता, गलत कहता था, आज वही शराब और शराबी व्यक्ति इस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती कैसे हो गए, इस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूरी बन गए हैं, हमें यह समझना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि यदि आप घर से निकले हैं, आप अपनी बाइक पर हैं, अपनी कार पर हैं, और रास्ते में यदि आपको पुलिस वाला रोकता है, तब आप क्या कहेंगे? सर शराब लेने जा रहा हूं, सर वाइन लेकर के आता हूं। कितना बड़ा मजाक है ये कि हम जो पुलिस वाले से कल तक शराब की कोई भी एक बोतल यदि साथ में रही तो डरते थे, और आज उसी के सामने सीना चौड़ा करके हम कहेंगे कि सर शराब लेने जा रहा हूं। हमारी सुरक्षा वही लोग कर रहे हैं। क्या इस देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ शराब पर टिकी हुई है? सुजीत भाई नमस्कार, सौरभ भाई जय सिया राम, अंकित भाई नमस्कार। तो ये जो इस देश की सामाजिक संरचना का नया ताना बाना हमारे सामने आया है, तो क्या समाज की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ शराब पर टिकी है? और यदि इस देश की अर्थव्यवस्था शराब पर टिकी है तो माफ करें, यह देश किस दिशा में जाएगा? जिस देश की अर्थव्यवस्था शराब पर टिकी हो, ऐसे शराबी अर्थव्यवस्था पर आप इस देश का कौन सा भविष्य तय करना चाहते हैं? यह शायद समझदारों की बुद्धि से परे होगा। समझदारों की बुद्धि से इसलिए परे होगा क्योंकि रिपोर्ट्स कहती है 30 लाख लोगों की मृत्यु शराब के कारण होती है। जितनी समाज में हिंसाएं होती हैं, घरेलू हिंसा, महिला हिंसा, यौन उत्पीड़न, अपघात यानी एक्सीडेंट्स, ये सारे में सबसे अहम वजह होती है शराब की। जब आप रात में ड्राइव करके जा रहे हैं, तब पुलिस वाला आपको चालान के लिए नहीं रोकता, अपनी जेब गर्म करने के लिए आपके पास में लंबा सा एक पाइप लेकर के आ जाता है और सर चेक करता है आपको। तो इस देश के अंदर में यदि शराब के कारण 30 लाख लोगों की मृत्यु होती है और हमें पता है, उसके बाद भी इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या शराब खाने खुलवाने जरूरी थे? मंदिर बंद हैं, मस्जिद बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं। सबसे बड़ी चीज है, कई जगहों पर तो मेडिकल की दवाई की दुकान तक बंद है, और उसके बावजूद हम लोग केवल और केवल शराब की दुकानों की बिक्री को, और सबसे बड़ी चीज है कि शराब की दुकानों की बिक्री के लिए आप शराब की दुकान खोलिए, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का, जो कोरोना को हम लोग 300 से 46,000 तक लेकर के आए हैं, 46,000 की संख्या मजाक नहीं होती। हम लोग 1 लाख के आंकड़े के आसपास पहुंच जाएंगे यदि इस प्रकार की शराब की बिक्री और शराब की दुकानों के बाहर लगी रहने वाली जो लाइन है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा नहीं किया गया। तो अंकित भाई कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई यह बात मेरी जानकारी में भी है। अंकित भाई, मैं लाइव आने से पहले मैंने गूगल किया है, मेरे पास में एक कटिंग है, जिस कटिंग पर मुझे भरोसा नहीं था, मैंने बिना उस कटिंग पर विश्वास किए सबसे पहले टाइप किया, और आप यकीन नहीं करेंगे मैंने इतना ही टाइप किया, नरेंद्र मोदी जी ने शराब के बारे में कहा। आप अभी टाइप करके देखिए, आपको 7 अक्टूबर, और अंकित भाई एक खास बात, हरिद्वार के ही किसी कार्यक्रम के लिए उन्होंने लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बात कही थी। कामोद भैया सादर प्रणाम। तो हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हमारे समाज में हिंसाओं का कारण सिर्फ शराब थी, तो ऐसे वक्त में क्या शराब की दुकानें खुलवाना बहुत उचित है? हम कोई अर्थव्यवस्था नहीं बात करेंगे, हम कोई अर्थशास्त्री नहीं है, पर उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का बयान आया कि 3,000 करोड़ रुपए का हमको नुकसान होता है भैया, इसलिए खुलवाना बहुत जरूरी है। माफ करें जनाब, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को तुड़वा करके शराब बिक्री करवाना यह मूर्खतापूर्ण नहीं तो और क्या है? विरोधाभास देखिए कि शराब की बार के लिए, शराब की दुकान के लिए हाईवे पर लाइसेंस भी सरकार देती है, और चालान भी पी करके निकलने के बाद काटने का काम सरकार करवाती है। सबसे बड़ी चीज है जो अब मैं कहने जा रहा हूं, सबसे बड़ी चीज, क्या हम लोग होश में रह करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे? क्या हम लोग जब होश में थे तब हम लोग अपने घरों में बैठ रहे थे? अरे भाई, जब हम लोग होश में रह करके अपने घर में नहीं बैठ रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग ख्याल नहीं कर रहे थे, पालन नहीं कर रहे थे,
तो माफ करें, क्या हम लोग मदहोश होने के बाद, हम लोग शराब पीने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का, हम लोग लॉकडाउन का पालन कर पाएंगे? गजेंद्र भैया नमस्कार, शैलेंद्र भैया नमस्कार। एक और दूसरी मजाक की मैं आपको बात बताऊं कि अब तक जो पुरुष घर के भीतर बैठ करके महिलाओं की रसोई में मदद किया करते थे, अब तो भैया उनके पास में बोतल आ गई। अब बोतल आने के बाद क्या वो पुरुष घर के भीतर रसोई में दिखेंगे? तीसरी मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, घर के भीतर इस वक्त लॉकडाउन है। जिनके बच्चे बोर्डिंग में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे महाविद्यालय में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, वो सारे के सारे घर पर हैं, बार बंद हैं, केवल बोतल मिल रही है और लेकर के आना है, और पीना तो भैया घर पर है। हम क्या संदेश अपने घर पर देना चाहते हैं? यदि ग्लास में कोका कोला या पानी मिलाने की बारी आई तो आप किससे मांगेंगे? पत्नी से, बेटी से, बेटे से। और जब चढ़ गई आपको शराब, यदि चढ़ गई तो माफ करिएगा जनाब, आप वही पानी और कोका कोला अपने बैठे हुए पिता और मां को भी बोल सकते हो कि बुढ़े तू लेकर के आ, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुझे? यानी कल तक जिन नियमों में हम बंधे थे, आज उन्हीं नियमों को तार तार करने के लिए, आज उन्हीं नियमों को ताक पर रख करके हमारे यहां पर ये चीज, ये शराब की दुकानें एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के आ गई हैं। सबसे अचंभित करने वाली बात है कि घरेलू हिंसा और बच्चों पर हम क्या संस्कार देने जा रहे हैं? क्या घरेलू हिंसा नहीं होगी? क्या ये सारी चीजें घरेलू हिंसा के लिए नहीं है? क्या घरेलू हिंसा नहीं होने वाली इससे? सामाजिक बुराई कल तक लगती थी भैया ये शराब पी करके आया है, ये शराब पी करके आया है। अरे भाई आज गर्व के साथ वो 56 इंच का सीना लेकर के आ रहा है कि बोल तू कर क्या सकता है। मैं लेने जा रहा हूं शराब, मैं लेकर के आ रहा हूं शराब। सीना ठोक करके आज सामने वाला जा रहा है, कमिश्नर की आंखों में आंखें डाल करके, पुलिस निरीक्षक की आंखों में आंखें डाल करके जा रहा है और कह रहा है जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, शराब लेने के लिए जा रहा हूं, लाइन में लगूंगा, मेरी रक्षा तू करेगा। व्हाट इज द हेल इज गोइंग ऑन? दिस इज इंडिया। मजाक बना के रखा है, भारत को महाभारत बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज, पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से आपने इस देश को रामायण दिखाई, राम के चरित्र के बारे में बताया, महाभारत दिखाई, गलत चीजों के बारे में बोलना सिखाया। आपने श्री कृष्ण शुरू किया कि आप समाज को बता सके, और आपने अब शराब की बिक्री शुरू करवा करके रावण और राक्षस बनने पर लोगों को मजबूर कर दिया। जो आदमी, जो पुरुष, जो महिलाएं सुधरे हुए थे, घर के भीतर बैठे थे, जिनको खैनी, तंबाकू, शराब आदि चीजों की लत छूट रही थी, शायद आपको अपनी अर्थव्यवस्था से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि साहब यदि ये सुधर गए तो हमारा कल क्या होगा। माफ कीजिएगा, लेकिन किसी भी प्रकार की राजनीतिक, किसी भी प्रकार की व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं। सवाल सिर्फ ये है, कल तक जो शराब आपको समाज में बुरी लगती थी, आज वो अर्थव्यवस्था की मजबूती का नाम कैसे हो गई? वो मजबूती है या मजबूरी है, हमें नहीं पता। जिस देश की अर्थव्यवस्था शराब के भरोसे हो, भैया माफ करिएगा, उस देश की अर्थव्यवस्था और उस देश का भविष्य आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। याद रखिए कि शराब पीता एक व्यक्ति है, जेब दूसरे की भरती है और भुगतना पूरे। जयेश भाई कह रहे हैं कि नागपुर में ऐसा नहीं हुआ। जयेश भाई मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। कल तक एक मजाक है ये, कल तक जो तुकाराम मुंडे नागपुर शहर के कॉरपोरेशन के नेताओं के आंखों में गड़ता था, आज वही लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी चीज है कि जो व्यक्ति दिन रात काम करके इस नागपुर को, आपके नागपुर को उठाने की कोशिश कर रहा था, कुछ नया करना चाहता था, आज सबसे बड़ी चीज है कि आज वही समाज उन्हें क्या करने की कोशिश कर रहा है, आज उनको संभाल रहा है। आईएएस ऑफिसर्स का
ऐसे अधिकारियों का स्वागत करने के योग्य है कि उन्होंने अपने शहर के भीतर अपने राज्य की सरकारों के राज्य की जो सरकारें हैं उनकी अवहेलना करके नियम को नहीं माना। तो पीता एक व्यक्ति है, भरता दूसरे व्यक्ति की जेब है और भुगतता हमारा पूरा समाज है। अब तक जो लोग राशन की लाइन में खड़े होकर के कहते थे सर राशन के लिए पैसे नहीं है, आज वो लोग बेचारे वहां खड़े हैं। परवेज भाई सलाम वालेकुम, आपको रमजान की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हिंसा को बढ़ाने के लिए या हिंसा न बढ़े इसके लिए हम लोग कल तक शराब को दोष देते थे, और आज हम लोग जब उसी का सेवन करवाने के लिए सरेआम ओपन हो गए हैं, सरेआम खोल रहे हैं। 300 पर हम लोगों ने लॉकडाउन किया था और 46,000 हो जाने के बाद यदि हम लोग कह रहे हैं कि अब शराब की दुकानें खुल सकती हैं, तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकते, महाविद्यालय क्यों नहीं खुल सकते, मंदिर और मस्जिद क्यों नहीं खुल सकते, गुरुद्वारे क्यों नहीं खुल सकते, चर्च क्यों नहीं खुल सकते? वहां पर भी तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपना करके जाएंगे। अरे भाई जो तस्वीरें आ रही है उन तस्वीर वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपना रहे हैं क्या? वो लोग उतना सोशल डिस्टेंस 2 गज की दूरी को अपना रहे हैं? आज मेरे पास एक वीडियो आया, वीडियो पर इसलिए पूरा विश्वास है क्योंकि मुंबई से एक समाज सेवी व्यक्ति ने भेजा है और उस समाज सेवी व्यक्ति ने बड़ी दिलेरी के साथ में वो वीडियो भेजा। सर यकीन नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने अपनी गाड़ी से नापा है, 2.25 किलोमीटर लंबी लाइन शराब की दुकान के बाहर मिली। यानी आप यकीन कीजिए कि आपने बर्डी में एक अनुमान लगाइए कि बर्डी में जो आपने शुरुआत की थी दुकान, वो कहां जाकर के मिली है। तो ये जो देश है, ये देश शराब की दुकान के बाहर खड़ा है, टशन के साथ खड़ा है, गर्व और अभिमान के साथ खड़ा है। लेकिन इस देश की व्यवस्था को न जाने कौन सा सांप सूंघ गया है। वो समाज सेवी संस्थाएं कहां हैं? सर यकीन करिए कि कितनी महिलाओं के घरों में शांति थी शराब की दुकानें बंद होने के कारण। आज उनके घर की स्थिति क्या है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जिन महिलाओं ने शराब को बंद करवाने के लिए आंदोलन किए हैं, उन महिलाओं की स्थिति क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण एक तरफ, सबसे बड़ा होता है सामाजिक दृष्टिकोण। हम लोग इतने भिखारी नहीं हो गए थे, इस देश की सरकार इतनी गरीब नहीं हो गई थी, इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी नहीं गिर गई थी कि 46,000 बीमारों के लॉकडाउन के बीच में उन्हें शराब की दुकान खुलवानी पड़े। माफ कीजिएगा, पर कहीं यह निर्णय इस कोरोना को बढ़ाने के लिए और अधिक तेजी से ले जाने के लिए हमारे लिए खतरनाक न साबित हो जाए। तो हमारा मुद्दा सिर्फ यह था कि कल तक जो इस देश की अर्थव्यवस्था, जो इस देश को, समाज को हिंसक चीजों के लिए प्रेरित करने का कार्य करती थी, आज हमने उसी की सरेआम बिक्री करवा करके ये कह दिया कि भाई खुले से पियो। जो पुरुष किचन के भीतर महिलाओं का हाथ बटा रहे थे, अब वही पुरुष कहेंगे ए लाजवंती तुला येतो की नहीं, लेऊन येते की नहीं, मैं पी रहा हूं, तू पानी लारी की नहीं, तू लारी की नहीं, लाती की नहीं तेरी। फिर आगे आप सोच लीजिए, अपनी लड़की को बोल सकता है ए दूध तू पानी लेके आ रही की नहीं, मैं पीने बैठ रहा हूं। अपनी मां को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, किसी को भी घर में बैठा हुआ पीने वाला व्यक्ति बोल सकता है कि पानी लेकर के आ। क्यों? क्योंकि अब उसको बाहर जाकर के शराब नहीं पीना है, शराब वो अपने घर के भीतर पिएगा, शराब अपने घर के भीतर बैठ करके पिएगा। तब आप अंदाजा लगाइए कि उस घर के अंदर की स्थिति क्या होगी। जो लोग सीमित रह करके पिएंगे उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको जड़ गई उनको तो जड़ गई, फिर तो आप बोझ नहीं कर सकते, फिर तो आप गए बम बम बोले, फिर बम बम बोले के अलावा कुछ नहीं होगा। कल तक कहते थे यौन उत्पीड़न होगा, भाई ये क्या यौन उत्पीड़न नहीं है, हम पिएगा तुम पिलाएगा। देश हमारा है, तेरे बाप का क्या जाता है, अपने पास पैसा है और पैसा नहीं होगा तो हम बीवी का गहना उधार करके आएंगे, हम किसी और के पास रख करके आएंगे, लेकिन शराब पिएंगे। हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम
यदि सजग हैं, जागरूक हैं, तो दुकानों को मुंह दिखा दें, दुकान खुली है खुला रहने दें, अपने दिमाग में ये बिठा लें कि भाई वहां गए तो कोरोना लेकर के आएंगे, सुरक्षित नहीं आएंगे। इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए कि शराब की दुकान तक जाना है। हमें देश की राजनीति से और नेताओं पर किसी से कोई अपवाद नहीं है। होगी जन की 56 इंच की छाती, वो सीना छेड़ के जाएंगे। कोरोना की ऐसी की तैसी, तो कोरोना को गले लगाएंगे। और जब यदि किसी व्यक्ति को चढ़ गई तो वो यही बोलेगा, क्या बोलेगा वो, कि भाई कोरोना की तो आगे आप जोड़ लीजिए, मैं देखता हूं तेरे भाई को कैसे होती है। आप यकीन नहीं करेंगे भाई को कैसे होती है, चढ़ जाएगा। तो शराब की दुकानों को अलविदा कहिए। जहां पर भी इस प्रकार की चीजें दिखती हैं उनको नमस्ते करिए दूर से। अपने आसपास में लोगों में जागरूकता लाइए कि भाई इसे नहीं करना है। घर के भीतर रहिए, सुरक्षित रहिए। किसी नए विषय, नए मुद्दे के बाद अगली बार मिलेंगे। जितने भी लोग जुड़े उन सभी का तहे दिल से आभार, शुक्रिया। लेकिन एक एक व्यक्ति को भी बताए कि भैया शराब को नहीं, जो हिंसक चीजें थी, यौन उत्पीड़न की, अपघात की, एक्सीडेंट की, महिला या घरेलू हिंसा की, वो सारी चीजें आज भी होगी। और आज की मात्रा क्या होगी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ऐसे कई सारी चीजें आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं